हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे इस पथिक सीरीज़ के लेक्चर 2 में। ये है लेक्चर नंबर 2 और ये हमारे चैनल का नाम लक्ष्य पथ। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 2, जो कि यूनिट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिट 2 का फर्स्ट जो पार्ट है वो है द अर्थ एंड द सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ, ओके। सो जो सेकंड पार्ट है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में और जो फर्स्ट पार्ट है वो द अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में, अर्थ ओरिजिनेट कैसे हुई, कैसे कैसे उसने एक प्लेनेट का शेप लिया, हमारी गैलेक्सीज कैसे बनी, इसके बारे में जो हाइपोथेसिस या फिर जो थ्योरीज दी गई हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। यह चैप्टर का नाम द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एनसीईआरटी चैप्टर 2। ये एक बड़ा सा गोला दिख रहा है जो कि सबसे बाहर है। चलिए आगे चलते हैं। द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओके। ये एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लाइन है, एनसीईआरटी के सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हम लोगों को ये राइम पढ़ाया गया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक सोच वहीं से डेवलप हुई, नहीं मतलब बहुत पहले से डेवलप हुई थी कि जो तारे वो टिमटिमाते कैसे हैं। ये तो वही बात है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो स्टार है वो ट्विंकल करता था, ठीक है। तो चलते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय द डिफरेंट फिलोसोफर एंड द साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गूमेंट वॉज जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। पहली बात, हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो अर्थ का ओरिजिन या फिर जो हमारी गैलेक्सीज या फिर जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है। ओरिजिनेट होने की बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे जोग्राफर, बहुत सारे साइंटिस्टों के थ्रू बहुत सारी हाइपोथेसिस और थ्योरीज दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज ही हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। एवोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो पहले कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम एक बेसिक थ्योरी के बारे में और दूसरा मॉडर्न थ्योरी के बारे में। बेसिक थ्योरीज, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, अप्रॉक्स 15, 16, 20 थ्योरी के आसपास होंगी, लेकिन हमको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज ही पढ़नी है जो कि फ़ायदेमंद है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो पाँच छः थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें दिया हुआ देखिए, अर्लियर एंड द पॉपुलर आर्गूमेंट वॉज बाय फिलोसोफर इमैनुअल कांट। जो फर्स्ट थ्योरी थी वो इमैनुअल कांट के थ्रू दी गई थी। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, लाप्लेस रिवाइज्ड इट इन 1769। और एक मैथमेटिशियन थे लाप्लेस, उन्होंने उसको रिवाइज किया, ठीक है। इमैनुअल कांट ने थ्योरी प्रपोज की। जनरल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पहले कोई थ्योरी प्रपोज करेगा तो इनिशियल स्टेज में एकदम टॉप पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है। इन्हीं गलतियों को सुधार करके एक मैथमेटिशियन थे लाप्लास, उन्होंने इमैनुअल कांट की थ्योरी को रिवाइज किया, ठीक है, रीलॉन्च किया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, रीप्रपाउंड किया, जो कि 96 में किए थे। और जो इमैनुअल कांट थे, इनकी थ्योरी अप्रॉक्स 70-60 के आसपास की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पीपीटी, अर्लियर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देयर आर 5 अर्लियर थ्योरी जो कि हमको पढ़ने हैं। देयर आर मैनी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं, अप्रॉक्स 15-20 थ्योरीज हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है और जो हमारी बुक में दिया वो 5 थ्योरीज है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, पीएचडी नहीं कर रहे हम लोग। आगे चलते हैं। फर्स्ट है द गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, इमैनुअल कांट, जो कि थ्योरी अप्रॉक्स 70-50 के आसपास ही। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइम आप याद कर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रफ आइडिया हो जाए कि अप्रॉक्स कब की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस। वही गैसेस हाइपोथेसिस को ठीक करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इमैनुअल कांट का थ्योरी था उसको रिवाइज करके, उसको ठीक करके, उसकी जो कमियां थी उसको बेहतर बना के नेबुलर हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया था लैप्लेस ने। और फिर उसके बाद प्लांटेसिमल थ्योरीज आई थी, चैम्बरलिन और मॉल्टन करके साइंटिस्ट थे उनके। फिर टाइडल हाइपोथेसिस आई थी एंड फिर रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। इसी नेबुलर हाइपोथेसिस का फिर से प्रपोज किया गया था किसी दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है।
और जो प्रेजेंट में जो थ्योरी एक्सेप्टेड है वो है द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, वो है द बिग बैंग थ्योरी जो कि प्रेजेंट में एक्सेप्टेड है। ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिसे आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। फर्स्ट, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, अप्रॉक्स 70-60, ओके, अप्रॉक्स 70-60 की बात है। पहली बात हाइपोथेसिस है और किसी चीज़ का प्रूफ नहीं था, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना नहीं डेवलप हुआ था कि लोग समझ पाते और देख पाते कि इसके बाहर क्या है फिर इससे पहले क्या है, ठीक है। एक्चुअली आज भी इतना डेवलप नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ों को समझ पाएँ, जो कि ब्रॉडली एक्सेप्टेड थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। अगर इसमें भी बहुत सारी कमियां आए और इसके बिहाफ पे कोई और थ्योरी प्रेजेंट करे जो कि बहुत इससे अच्छी हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, बिग बैंग थ्योरी को नकार दिया जाएगा और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बस वही केस जैसे आज चल रहा है, जैसे आज हम लोग बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही कभी बहुत पहले लोग गैसेस थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आगे चल के कोई और साइंटिस्ट है और उसने उसको गलत साबित किया और उसकी जगह कोई और थ्योरी दी, तो फिर हम लोग गैसेस को नकार के फिर हम लोग नेबुलर पे शिफ्ट किए। और फिर कुछ समय बाद नेबुलर को भी नकार के किसी और साइंटिस्ट ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया, तो फिर हम लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को भी नकार दिया और प्लैनेटेसिमल की तरफ बढ़े। फिर ऐसे ही करते टाइडल आया, फिर रिवाइज नेबुलर थ्योरी आया, फिर उसके बाद एक्सेप्टेड द बिग बैंग थ्योरी अभी फिलहाल में जो चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है हाइपोथेसिस है तो कुछ तो इमेजिनेशंस होंगी इसमें। तो जो इमैनुअल कांट थे, जो कांट साहब थे, उन्होंने कुछ चीज़ें इमेजिन की, बोला कि मुझे नहीं पता, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पता कहाँ से आई, मैं अज्यूम करके चलता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना मैथ्स में लेट द नंबर बी एक्स, कि ये कोई नंबर है जिसको एक्स मान लेते जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही कांट साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या था, मैं इसको मान के चलता हूँ। इन्होंने इसको अज्यूम किया, ठीक है। उन्होंने अज्यूम किया कि देयर वॉज अ प्रीमॉर्डियल क्लाउड, देयर वॉज अ there was existing pre-model cloud there was existing pre-model cloud। इन्होंने कहा कि एक क्लाउड है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। इस बारे में मेरे सवाल मत पूछना कि ये क्लाउड कहाँ से आया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हाँ पहले से कोई क्लाउड था कि जो कि एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और उन्होंने इस क्लाउड के बारे में कुछ और चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने कहा ये जो प्री मॉडल या फिर प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड होगा, ये जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है, ये प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड, ये प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड पहली बात तो कोल्ड है, दूसरी बात मोशनलेस है, और तीसरी बात सॉलिड है। सॉलिड है, कोल्ड है और मोशनलेस है, ठीक। इन्होंने इतना अज्यूम किया। जैसे ये क्लाउड देख सकते हैं, ये ऐसे ही कुछ प्री मॉडल एग्जिस्टिंग क्लाउड है, एक बल्ब है मैटर्स का। एक्चुअली जब कांट साहब ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, उससे अप्रॉक्स 50-60 ईयर्स पहले ही, ठीक है, 50-60 या फिर 70 ईयर्स ऐसे कुछ, मतलब बहुत पहले ही उससे न्यूटन सर ने ग्रेविटी का लॉ प्रपोज कर दिया था, ग्रेविटी का लॉ दे दिया था, ठीक है। तो ग्रेविटी का लॉ क्या है न्यूटन सर का, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये इस थ्योरी के आने से पहले ही, बहुत पहले ही न्यूटन सर ने इसको दे दिया था, ठीक है। तो न्यूटन थे, उनका क्या कहना था कि जो फोर्स है
दो चीज़ें, पहली बात, दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं। जो भी दो कोई मास होगा वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और उनका अट्रैक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने भारी हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो आपस में कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है, जिसमें जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, पहले से कोल्ड है और मोशनलेस है और सॉलिड है, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है जो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट और गैस क्लाउड, ठीक है। इसमें सेल्फ ग्रेविटी आती है, जैसे अगर ये सॉलिड पार्टिकल है तो पार्टिकल कोई मास होगा, अगर मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों में मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है। दो मास है, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते समय एक दूसरे से मोशन में आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से लड़ेंगे, कोलाइड होंगे, और इसी कोलिजन के वक्त इन दोनों में हीट जनरेट होगी फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। सॉरी, कहीं इधर लिखना पड़ेगा, वाई कोलाइडिंग while colliding they will generate heat। आपस में कोलाइड करते समय ये लोग हीट जनरेट करेंगे। जैसे हम लोग अगर हाथ को एक दूसरे से रगड़े फिर कोलाइड करें तो इसमें हीट जनरेट होगा, ठीक है। एक सफिशिएंट अमाउंट में हीट जनरेट होगा और कुछ समय बाद हमको ये हाथ एक दूसरे से दूर करना होगा। फिर अगर दो पत्थर लेके आपस में टकराते हैं हम लोग तो इससे चिंगारी निकलेगी फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है, और हीट जनरेट होगा। तो वैसे ही इनका कहना था कि ये जो पार्टिकल्स ही आपस में कोलाइड करतेगा और कोलाइड करते करते इनमें हीट जनरेट हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से इनमें हीट जनरेट हुआ। और जब ये पहले तो कोल्ड थे लेकिन मोशन और कोलिजन के वजह से इनमें हीट जनरेट हुआ और ये गर्म हो गया। और जब जब ये गर्म हुए, ठीक है, जब जब ये गर्म हुए तो while becoming hot they start changing their state। इनका ये कहना था कि जैसे जैसे ये गर्म हुए और गर्म होते होते, जैसे आइस है, आइस को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्मेट में आएगा, और फिर कुछ और गर्म करेंगे तो फिर वो वेपर के फॉर्मेट में आ जाएगा। या फिर कोई भी चीज़ है, आयरन को अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्मेट में आएगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। वैसे इनका कहना था कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो जैसे जैसे गर्म होते गए फ्रिक्शन की वजह से, वैसे इसने अपने स्टेट चेंज किया और सॉलिड से गैसेस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। स्टेट चेंज किया इन सारे पार्टिकल्स ने और सॉलिड से गैस की तरफ आ गया, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, सॉलिड से गैस की तरफ आ गया। और जब सॉलिड से गैस की तरफ आ गए तो जैसे जैसे हीट हो रहे थे, हीट के वजह से एक्सपैंड भी हो रहे थे, हीट की वजह से एक्सपैंड हो रहे थे, इनकी रोटेशन स्पीड बढ़ रही थी, ठीक है, इनकी रोटेशन स्पीड बढ़ रही थी और ये हॉट हो रहे थे, सॉरी गर्म हो रहे थे और अपना स्टेट भी चेंज कर रहे थे, ठीक। वैसे ही गर्म होने के प्रोसेस में पहले ऐसा सॉलिड पार्टिकल था, फिर ऐसे गर्म होते होते एक डिस्क फॉर्मेट में आया, फिर उसके बाद एक तो बीच में सन बना जो कि भारी एटम थे वो बीच में आ गए, सेंट्रल मास फ्रॉम द प्रोटोसन, और फिर ऐसे ही एक सन बना, फिर हमारे 9 प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। इनका ये थ्योरी था। लेकिन जब ये थ्योरी दे के आगे हटे तो बहुत लोगों ने पूछा कि बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी थ्योरी दी, लेकिन मेरे कुछ सवाल है, आप उसको क्लियर कीजिए। तो बहुत सारों ने अपना हाथ उठाया और बोला सर मेरा एक सवाल है, मेरे को क्लियर कीजिए। पहले लोगों का ये सवाल था कि 9 प्लैनेट ही क्यों है, ठीक है, बात बहुत पहले की है, तो उस टाइम पे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, देयर वर 9 प्लैनेट्स। सॉरी,
वाई ओनली, वाई ओनली 9 प्लैनेट्स। पहले लोगों से, ये लोगों का ये सवाल था कि केवल 9 प्लैनेट्स ही क्यों, ठीक है। और बहुत सारी कमियां थी इनके थ्योरी में, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे पार्टिकल हीट हो रहे हैं, पार्टिकल हीट होने के प्रोसेस में वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो एक्सपैंड कर रहे हैं उनकी रोटेशनल स्पीड बढ़ रही है, जो कि डायरेक्ट वायलेशन था लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उनका ये कहना था कि वाइल पार्टिकल्स आर increasing its temperature, they increased they increased their area too, and while increasing area their velocity is also increasing, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही थी, जो कि डायरेक्ट वायलेशन है एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग हाथे से नज़दीक करके गोल गोल घूमते हैं, या फिर जब हम लोग हाथे से बाहर करके घूमते हैं, तो जब हम लोग नज़दीक होते हैं तब हम लोग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लोग अपना एरिया बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे स्पीड कम होती रहती है। लेकिन इनका तो कहना उल्टा था कि जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे वो नेबुलर या फिर गैस का साइज बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे स्पीड इनकी इंक्रीज होती जा रही है, और फिर जब वो छोटा था तब वो इसकी स्पीड कम थी। तो वो डायरेक्ट वायलेशन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इनको, बहुत मेहनत के बाद भी। आगे चलते हैं। कट कुछ और बताएं यहाँ पे। Supernatural created primordial matter particles to begin colliding in the air. It was nebula, atmosphere, nebula, cloud of gases with varying size, large particle as well as small particle. Collision increased as the temperature. Hence, nebula converted into the hot nebula. Expansion बढ़ेगा, size will increase. Since the temperature becomes higher, solid particles will convert into gas particles. Change in state, collision rate develops.
आगे चलते हैं। इनको बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिला और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि पहले ही इन्होंने यही नहीं बता पाया कि केवल 9 प्लैनेट्स ही क्यों थे, और दूसरी बात ये जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो L इज इक्वल टू mv/r होता है, ठीक है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो और अगर रेडियस इंक्रीज करे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने से कि इसका एकदम अपोजिट बात कर दी थी कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है फिर भी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेडियस की, तब जबकि मोमेंटम कांस्टेंट हो, ठीक। वैसे फिजिक्स की बात है। इन्होंने एक और चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओरिजिन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड, ओरिजिन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड। ये इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है वो कहाँ से आ रहा है, ओके। आगे चलते हैं। अब आ जाती है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस। और लाप्लेस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने रिवाइज्ड किया था इमैनुअल कांट की थ्योरी को, मतलब इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी उसको रीप्रपोंड किया था उनकी सारी कुछ चीज़ों को ठीक करके। लेकिन चूंकि उन्होंने कॉपी किया था, ऐसा तो था नहीं कि एकदम इनकी एकदम अनोखी या फिर अजीब सी या फिर नई सी स्टोरी थी, वो प्रॉपर वही स्टोरी थी। जो चीज़ उन्होंने गलत किया था उसको ठीक करके या फिर उसको रिवाइज करके लैप्लेस ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इनका भी वही अजम्पशन था। जैसे इमैनुअल कांट का अजम्पशन ये था कि एक नेबुलर हाइपोथेसिस था, प्री एग्जिस्टिंग था और सॉलिड था, कोल्ड था, मोशनलेस था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले ही ये चीज़ अज्यूम कर लिया कि ये जो पार्टिकल है, ये जो गैसेस, जो गैस का इन्होंने पहले ही अज्यूम किया ये जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड है, ये प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड पहले से ही हॉट है, मोशन में है, और क्या था उनका, मोशन में था, सॉलिड था और सॉलिड था, सॉरी गैस था। इन्होंने 3 चीज़ें पहले यूज़ करे थे, हॉट है, मोशन में है और गैस है, ठीक। अब इनका ये कहना था कि विथ टाइम ये जो नेबुला था या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड था, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ गया, ठीक है। दे स्टार्ट contracting और while contracting its speed increase। और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता गया इसका स्पीड बढ़ता गया, जैसे कि मैनुअल कांट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो नहीं किया था, वैसे इन्होंने इसको फॉलो कर लिया, तो ये दिक्कत ही खत्म यहाँ से। और जो मैनुअल कांट ने कहा था कि कोल्ड है, मोशनलेस है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपस में पार्टिकल्स कोलाइड करने के दौरान वो गर्म हुए और गर्म होकर मोशन में चले गए। तो उसमें क्रिटिसिज्म ये भी था कि लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई चीज़ तब तक मोशन में नहीं आ सकती या फिर कोई चीज़ तब तक
स्टेशनरी नहीं रह सकती जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता। तो अगर कोई चीज़ पहले से ही रेस्ट पे है तो वो तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। लेकिन उस पहले जो कांट वाली थ्योरी थी, कांट वाली थ्योरी में जो भी उन्होंने बताया था उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूव करना स्टार्ट कर दी। तो वो भी क्रिटिसिज्म था एक। लेकिन इन्होंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये जो गैस का पार्टिकल है ये पहले से ही हॉट है, मोशन में है और गर्म है पहले से ही, और जैसे जैसे ये साइज डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इन्होंने L इज इक्वल टू mvr जो फॉर्मूला था इसको वेरीफाई कर दिया। और आगे चल के इसकी रोटेटिंग स्पीड इंक्रीज हुई, और जैसे जैसे रोटेटिंग स्पीड इंक्रीज हुई, रोटिंग स्पीड इंक्रीज हुई तो रेडियस कम हुआ, और रेडियस कम हुआ फिर इन्हीं का जो डस्ट पार्टिकल थे आपस में कोलाइड करते गए, कोलाइड करते करते जो आउटर पार्ट था उसने 9 प्लैनेट्स का फॉर्म लिया, और जो बीच में था जो कि गैसेस स्टेट में जो बीच का पार्टिकल बच गया वो सन बन गया। ठीक है, तो इनका ऐसा कहता था द आउटर पार्ट ऑफ नेबुला वुड सेपरेटेड एज अ रिंग, जो आउटर पार्ट जो नेबुला का जो आउटर पार्ट था वो एज अ रिंग सेपरेट हो गया। ठीक है, और उसने 9 प्लैनेट्स का शेप लिया। द आउटर पार्ट ऑफ नेबुला separated as ring, okay, and further this ring takes the shape of 9 planets। ठीक है, जो आउटर पार्ट था उस नेबुला का वो सेपरेट हुआ एज ए रिंग, और वही रिंग फर्दर 9 प्लैनेट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, रिमेनिंग जो डस्ट पार्टिकल बचे वो एज ए सन फॉर्म हो गया। रिमेनिंग पार्टिकल बिकम सन, रिमेनिंग पार्टिकल जो सन बन गया। ठीक, ये था थ्योरी नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि लैपलास ने दिया था, और ये रिवाइज थ्योरी थी इमैनुअल कांट की। बस वही जो चीज़ें जो गलतियाँ इमैनुअल कांट ने किया था उसको सही करके नेबुलर हाइपोथेसिस के थ्रू लैपलास ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, लेकिन इसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जिसमें पहला मैं क्रिटिसिज्म अगर बताऊं तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये तो जस्ट कांट वाला है कि वाई ओनली 9 प्लैनेट्स। वाई ओनली 9 प्लैनेट्स, ये क्यों हुआ, मतलब 9 प्लैनेट से क्यों थे। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड, ये प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड था, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। एंड द सोर्स ऑफ हीट और मोशन, मतलब जो सोर्स ऑफ हीट और मोशन था, जो सोर्स ऑफ हीट था और मोशन था वो कैसे है, मतलब कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही तो मोशन में नहीं रही होगी, पहले रेस्ट पे ही रही होगी, या फिर जिसको मोशन मिला ये मोशन कहाँ से मिला, ये जो क्लाउड था क्लाउड एग्जिस्ट कैसे करता था, और फिर ये 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कुछ समय बाद इनकी थ्योरी भी रिजेक्टेड। इनकी थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, 1 2 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा थ्योरी जो कि
तीसरा थ्योरी ऑफ प्लैंटिसिमल हाइपोथेसिस जिसको दिया था चैम्बरलिन एंड मॉल्टन, चैम्बरलिन एंड मॉल्टन। ओके, ये प्लैंटिसिमल हाइपोथेसिस एक बाई पेरेंटल थ्योरी है। इट इज अ बाई पेरेंटल थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सन है इसमें और एक इंट्रूडिंग स्टार है। और इससे पहले वाली जो भी थ्योरीज थी, कलर चेंज कर लेता है, इसके पहले वाली थ्योरीज जो थी इसके पहले वाली थ्योरीज मोनिस्टिक थ्योरीज, वो चाहे कांट की हो या फिर वो लाप्लास की हो। ये दोनों जो थ्योरीज हैं वो मोनिस्टिक थ्योरीज थी। ओके, समझ आया आपको व्हाट इज बाई पेरेंटल थ्योरी एंड व्हाट इज मोनिस्टिक थ्योरीज। ये जो प्लैंटिसिमल हाइपोथेसिस या फिर इसके आगे आने वाले जो टाइडल हाइपोथेसिस या फिर जो भी थ्योरीज है वो बाई पेरेंटल थ्योरीज है, और इसके जो पहले की थ्योरीज थी जो इमैनुअल कांट और लाप्लास की थी वो मोनिस्टिक थ्योरीज थी। ठीक, तो बाई पेरेंटल थ्योरी में दो चीज़ें होती हैं, इसमें भी दो चीज़ें अज्यूम की गई थी, पहला सन और एक दूसरा स्टार। ये जो सन है ये प्रोटोसन है, दिस सन इज अ proto-sun in the sense underdeveloping सन, वैसा सन जो कि अंडर डेवलपिंग कंडीशन में, जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये स्टार जिसको इंट्रूडिंग स्टार कहते हैं, इंट्रूडिंग स्टार जो कि प्रॉपरली डेवलप स्टार है और इस प्रोटोसन के नज़दीक से गुजर रहा है। और ऑब्वियसली जो इंट्रूडिंग स्टार है और जो प्रोटोसन है, इंट्रूडिंग स्टार बहुत ही हैवियर है, जो इंट्रूडिंग स्टार है वो बहुत ही हैवियर है और उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसमें ये अज्यूम किया गया था पहली चीज़ कि जब ये इंट्रूडिंग स्टार ये प्रोटोसन के नज़दीक से गुजर रहा था तो कुछ पार्टिकल्स थे जो डस्ट पार्टिकल थे, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार, सम पार्ट्स ऑफ द प्रोटोसन, ओके, लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू द gravitational pull of protosun or intruding star, some parts of protosun extracted from it due to intruding star, due to the gravitational pull of protosun or intruding star, some part of the protosun extracted from it due to the intruding star। जबकि इतने नज़दीक से जो इंट्रूडिंग स्टार था वो प्रोटोसन के इतने नज़दीक से गुजरा था और उसकी ग्रेविटी इतनी हाई थी और उसका रेडियस इतना बड़ा था क्योंकि इसकी वजह से जो कुछ पार्ट्स थे प्रोटोसन के, उस पार्ट्स को उसने अट्रैक्ट किया और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स या फिर मैटर्स को उसने एक्सट्रैक्ट किया और एक रॉ में लगा दिया। तो ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर इंट्रूडिंग स्टार है और ये प्रोटोसन है, ये प्रोटोसन के ही पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, तो प्रोटोसन के पार्ट है जो कि यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक, और जो यही पार्ट्स थे, दीज पार्ट्स वर एंड फर्दर दीज पार्ट्स आर नोन एज प्लैंटिसिमल।
प्लेंटिस्मल। तो जो यही पार्ट जो कि एक्सट्रैक्टेड थे, वो यही एक्सट्रैक्टेड पार्ट फर्दर आगे चल के प्लेंटिस्मल के नाम से जाने जाते हैं। प्लेंटिस्मल मतलब वो पार्ट जिससे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसको प्लेंटिस्मल्स कहते हैं। ओके, आगे लिख सकते हैं इसके, लार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्टेड स्टार attracting small particles particle and form planets। ठीक है, और ये प्लेंटिस्मल में जो बड़े पार्टिकल्स थे उसने छोटे पार्टिकल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट किया, और इसी अट्रैक्शन की वजह से आगे चल के फर्दर प्लेंटिस्मल से प्लैनेट्स बने। यही कहना था चैम्बरलिन और मॉल्टन का अपने प्लेंटिस्मल हाइपोथेसिस में, जो कि फर्दर ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। क्रिटिसिज्म्स में जो कि सबसे पहला क्रिटिसिज्म था वो ये था कि वाई ओनली 9 प्लैनेट्स, वाई ओनली 9 प्लैनेट्स। इनका दूसरा क्रिटिसिज्म था, हाँ, इनका जो दूसरा क्रिटिसिज्म था, वो दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि जो प्रोटोसन था वो स्टार्टिंग में स्टेशनरी था, वो फिर एक इंट्रूडिंग स्टार की वजह से वो प्रॉपर मोशन में कैसे आ जाता है। ठीक है, प्रोटोसन started moving how। ठीक है, इसका जो तीसरा था, तीसरा क्रिटिसिज्म इसका ये भी था कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो थ्योरी थी, जो लॉ था, इसको वायलेट कर रहा था, क्योंकि इसमें ऐसा था कि ड्यू टू द gravitational attraction of the intruding star, some parts of the protoson was erected, okay, and while erecting the radius of the protosons will increase, and after increasing the radius of प्रोटोसन, जब इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा होगा, देन हाउ विल increases its velocity। जब रेडियस बड़ा होगा, जब रेडियस और चौड़ा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ जाएगी? इसकी वेलोसिटी तो कम होनी चाहिए ना, जो कि लॉ था L = mv/r। इसकी वजह से अगर रेडियस बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेडियस भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जो ये प्रोटोसन था, प्रोटोसन से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्टेड थे, वो एक्सट्रैक्टेड पार्ट्स प्लैनेट्स बनते हैं, और जो प्रोटोसन था वही आगे चल के सन बन जाता है। ओके, ये आपको समझ में आया? आगे चलता है। इसका रिवाइज्ड फॉर्म था टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस में भी वही बात की गई थी। टाइडल हाइपोथेसिस में ये समझाया गया था कि जैसे हम लोग के अर्थ पे टाइड्स आते हैं, टाइड्स कैसे आते हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून। अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून की वजह से अर्थ का जो पानी है, जो ओशियंस में जो पानी प्रेजेंट है, वो मूव कर सकते हैं, फिर वो ऊपर जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा स्टार आए जिसकी ग्रेविटी बहुत हाई हो, तो अर्थ के कुछ पार्ट्स भी हो सकते हैं जो कि अर्थ से एक्सट्रैक्ट हो और एक्सट्रैक्ट करके प्लैनेट्स को फॉर्म करें।
तो इनका ये कहना था टाइडल में कि ये एक इंट्रूडिंग स्टार है, एक इंट्रूडिंग स्टार है और ये प्रोटोसन, ठीक है। जैसे जैसे इंट्रूडिंग स्टार नज़दीक आता है क्या, वैसे वैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ टाइप बनाऊँ कुछ, तो ऐसा बना सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या लिख देता है, कोई बात नहीं, ये कह सकते हैं हम लोग, उनका ये कहना था कि जैसे जैसे इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ रही थी। तो स्टार्टिंग में ऐसे ग्रेविटी यहाँ से पहले पहले बहुत दूर था, तो ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो थी, वहाँ से ग्रेविटी बढ़नी स्टार्ट हुई, 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 एक टाइम पे पीक पे थी और फिर वहाँ से ग्रेविटी फर्दर डाउन होने स्टार्ट हुई, ठीक। तो जब ग्रेविटी एकदम जीरो थी तो वहाँ पे कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़नी स्टार्ट हुई वैसे वैसे पार्ट एक्सट्रैक्ट होने स्टार्ट हुए, इसलिए सबसे पहले बहुत छोटे छोटे पार्ट एक्सट्रैक्ट हुए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। जब ये पीक पे था, जब सबसे नज़दीक था, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा पार्ट एक्सट्रैक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जब ग्रेविटी दूर होने लगी, फिर कुछ पार्ट्स छोटे होने लगे और फिर फर्दर छोटे होते चले गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड में, इन पार्ट में भी छोटे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी छोटे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका यही कहना था कि जब इंट्रूडिंग स्टार बहुत दूर था तो उसकी ग्रेविटी कहीं बहुत धीरे थी, जब बहुत धीरे थी तो उसने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जब वो पीक पे पहुंचा, जब सबसे नज़दीक था, तो उसने बहुत बड़े पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया और फिर जैसे जैसे दूर जाने लगा वैसे वैसे ऐसे पार्टिकल्स का अट्रैक्शन कम होता गया और छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता गया, ठीक है। तो कुछ यही कहना था इनका, लेकिन इनके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे कि वही वही बात की, एक इंट्रूडिंग स्टार इतने बड़े अर्थ के मैटर्स को भी, पार्टिकल्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। पानी मतलब मून है और अर्थ है, फिर भी पानी एक्सट्रैक्ट नहीं होता अर्थ से, ऐसा नहीं कि पानी उड़ के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अर्थ का भी एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। इसके बावजूद ये कहना कि एक इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन की ग्रेविटी को तोड़ देता है और फिर उस ग्रेविटी को तोड़ के उसके अंदर से पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने नज़दीक लेके आता है, तो ये पॉसिबल नहीं था, लोगों को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका क्रिटिसिज्म वही था। फिर आया रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इंटरस्टेलर गैसियस इंटरस्टेलर गैसेस हाइपोथेसिस, इसको इंटरस्टेलर गैसेस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये वही प्रॉपर जो नेबुलर हाइपोथेसिस है और नेबुलर हाइपोथेसिस का रिवाइज्ड वर्जन है, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारी नेबुलर गैसेस का एक सर्कल था, जैसे यहाँ पे दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे गैसेस का सर्कल था और बीच में एक सन था, ठीक है। आगे चल के ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे आपस में कोलाइड किए और कोलिजन के थ्रू इनमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ और फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुई और हीट जनरेट होते टाइम इसने अपना स्टेट चेंज किया। पहले ये सॉलिड थे, फिर सॉलिड से गैस हुए और फिर गैस से इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट होने स्टार्ट हुए, अट्रैक्ट होते होते इन्होंने प्लैनेट्स का शेप लिया और जो बीच वाला पार्ट था वो बीच वाला पार्ट सन बना, ठीक है। और बाकी जो 9 प्लैनेट्स थे वो 9 प्लैनेट्स बने, लेकिन फिर वही बात थी, एक्सेप्टेड नहीं था ये, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मॉडर्न थ्योरी जो कि एक्सेप्ट की गई वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि अप्रॉक्स 1920 में एक साइंटिस्ट है एडविन हबल, एडविन हबल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कुछ चीज़ें देखी, जिसमें ऐसा था कि चीज़ें विथ टाइम बड़ी होती जा रही थी, ठीक है। और CMBR को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। CMBR होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया और इसको ऑब्जर्व करके इन्होंने ये देखा कि विद टाइम जो CMBR के कलर्स थे वो कलर्स चेंज हो रहे थे और जो पार्टिकल साइज़ था वो पार्टिकल साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा था। इन्होंने NCERT में एक सबसे अच्छा एग्जांपल दिया बलून का। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक बलून होता है जो कि पहले पिचका हुआ है, ऐसा पिचका हुआ होता है। इस पर अगर इस पर अगर कोई पैटर्न बने तो वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। अगर ये बलून फर्दर आगे चल के अगर फूल जाता है ऐसे बड़ा सा, तो इसके जो पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे छोटे, या फिर कोई भी आर्ट था जो कि बहुत छोटा बना हुआ था, कोई भी डॉट्स वगैरह, तो ये डॉट्स वगैरह बहुत बड़े दिखने लगते हैं। तो कुछ इनका ऐसा ही कहना था कि पहले अगर छोटे थे जब नज़दीक थे, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, और वाइल एक्सपैंडिंग ये अपना साइज इंक्रीज़ कर रहे हैं बिल्कुल बलून की तरह, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ था बिग बैंग थ्योरी की तरफ। इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस को देख लेते हैं हम लोग। पहला, इन द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द, इसमें अज्यूम किया गया ऐसा कि जो सारे मैटर्स थे वो पहले टाइनी पार्टिकल में या फिर सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट करते थे। सिंगुलैरिटी मतलब एक सिंगल एटम जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी और जिसका वॉल्यूम भी इनफाइनाइट था। सॉरी, स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड द इनफाइनाइट डेंसिटी, ठीक है। एक सिंगुलैरिटी या फिर सिंगल एटम जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी और बहुत ही छोटा वॉल्यूम था, बहुत ही छोटे, एक एटम के बराबर, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ब्लास्ट करता है, ये एक्सप्लोड करता है, एक बहुत बड़ा सा बैंग होता है, धमाका होता है। ये आप देख सकते हैं धमाका, ये बस इस टॉर्च के शेप में ही नहीं है, ये चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। चारों तरफ फैला है, बस ये समझने के लिए टॉर्च के शेप में कट करके हम लोग सेक्शन रखे हैं यहाँ पे। एट द बैंग द यूनिटी बॉल एक्सप्लोड, एक जब बैंग होता है, जब धमाका होता है, तो ये यूनिटी बॉल एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। और एक्सप्लोड कर रहा है, दिस लीड टू द ह्यूज एक्सपेंशन एंड इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस अराउंड 30.7 बिलियन। तो अभी ये समझा जाता है जो ये बिग बैंग धमाका हुआ था, फिर जो एक्सप्लोजन हुआ था, ये अप्रॉक्स 13.7 बिलियंस ईयर पहले हुआ था, जो कि प्रेजेंट में है, और ये स्टिल एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले धमाका हुआ, धमाके में बहुत सारे मैटर्स है, फिर एंटी मैटर्स है। एंटी मैटर और मैटर का ऐसा सेंस है जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो आपस में अगर ये दोनों मिल जाए तो एक न्यूट्रल चार्ज जनरेट होता है, न्यूट्रल दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही था जब एक्सप्लोजन हुआ, तो उसमें मैटर्स और एंटी मैटर्स क्लस्टर फॉर्मेट में, क्लस्टर्स फॉर्म में कहीं कहीं बिखर गया, कहीं एक जगह कहीं थे, कहीं खाली जगह था, फिर कहीं बहुत सारे मैटर्स थे, कहीं एंटी मैटर्स थे, फिर कहीं कोई जगह खाली था। ऐसे ये लोग बिखर गए, और बिखरने के प्रोसेस में जब ये आपस में मिले तो वहाँ पे न्यूट्रल, वहाँ पे सारी चीज़ें न्यूट्रल हो गई और एक एनर्जी फॉर्म हुई, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, अगर आप ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने के साथ साथ एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसी एनर्जी रिलीज़ की वजह से ये जो बैंग था, ये जो एक्सप्लोजन था, या फिर ये जो धमाका था, ये एक्सपैंड करता गया, ठीक है। ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन द प्रेजेंट डे एज इट्स ग्रो। सम एनर्जी वॉज, यही एनर्जीज थे जो कि मैटर्स और एंटी मैटर्स की वजह से थे, was converted into matter. These was particularly rapid expansion within the fractions of a second. After the bang, thereafter the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. देखिए अप्रॉक्स 3 लाख साल बाद, आफ्टर 3 लाख ईयर्स, बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। और लगभग 3 लाख साल बाद जो बिग बैंग का टेम्परेचर था वो अप्रॉक्स 4500 डिग्री केल्विन के आसपास ड्रॉप हुआ, जिसके बाद हम लोग को मैटर्स दिखाई देना स्टार्ट हुआ या फिर वो एग्जिस्ट करने स्टार्ट हुए, ठीक है। एंड गिव राइज टू द एटॉमिक मैटर्स टू बिकम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और फिर यहाँ से जब सारे मैटर्स और एंटी मैटर्स का खेल हुआ,
टू एक्सपैंड। इसका प्रूफ क्या है? इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें तो प्रूफ, इसके प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ है, पहला प्रूफ हो जाएगा अब वही जो एडविन हबल का एग्जांपल था। एडविन हबल का एग्जांपल क्या था? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। जो सेकंड हो जाएगा वो CMBR, ठीक है, कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन। ये CMBR कैसा अगर पैलेट हुआ, टाइनी पार्टिकल था, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ, तो यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। जो हीट एनर्जी थी, हीट एनर्जी है तो हीट वेव फॉर्मेट में होता है, और वेव फॉर्म में CMBR के फॉर्म में रेडिएट होता है, और ये स्टिल अभी भी रेडिएट होते रहता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ है बिग बैंग के, जो कि प्रेजेंटली एक्सेप्टेड थ्योरी है। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए बिग बैंग थ्योरी के बाद? बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे नेबुलास थे, मतलब जो क्लस्टर फॉल हुए थे मैटर्स और एंटी मैटर्स के, वहाँ पे लम्प्स ऑफ गैसेस या फिर नेबुलास प्रेजेंट थे। कलर चेंज कर लेता है, लम्प्स ऑफ गैसेस या फिर नेबुलास प्रेजेंट थे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, और फ्रिक्शन जनरेट करते हैं तो हीट एनर्जी डेवलप होती है। जो उसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हीट एनर्जी के थ्रू इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी बढ़ने के कारण वो आपस में कोलाइड करते हैं और वो हीलियम एटम को फॉर्म करता है। हीलियम एटम हाइड्रोजन से हैवियर होता है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है किसी मैटर की, ठीक है, जो कि हीलियम से बना हो। द पैसेज ऑफ टाइम डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी बढ़ जाती है हीलियम की, जिसकी वजह से जिसकी वजह से एक कोर बनना स्टार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग डेंसर कोर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा हीट होता है। और ऐसे ही स्टार्स भी बनते हैं। लेकिन स्टार्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, सॉरी, जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कंटिन्यूसली होते रहता है, ठीक है, हर 11 साल के बाद। स्टार्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो होते रहता है। रिपीटेड आफ्टर 11 years। आगे हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ मून पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ मून बहुत पहले एक थ्योरी आती थी, बहुत पहले एक थ्योरी थी। उस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि एक एस्टेरॉइड था जो कि अर्थ से आके टकराया, और अर्थ से टकराने के बाद जो अर्थ का ऊपरी लिथोस्फीयर वाला पार्ट था वो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होके जाके स्पेस में इकट्ठा हो जाता है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो मून का शेप ले लेता है, और वही गड्ढा जो स्टिल बच गया वो गड्ढा आगे चल के ओशन बन जाता है, ठीक है, ऐसा पहले कहा जाता था। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, और आगे बताया गया कि जो मून है, मून का कोलिजन हुआ था किसी बड़े प्लैनेट से जो कि अप्रॉक्स 3 टाइम हैवियर था, 3 टाइम्स हैवियर था, सॉरी इट वाज
इट वॉज 3 times heavier than that of मार्स। ठीक है, उसका कॉलिजन हुआ था अर्थ से 3 of मार्स एंड कोलाइड्स विथ अर्थ से कोलाइड हुआ था एंड आफ्टर कोलिजन मून was formed। इस कोलिजन के बाद मून बना था। आज का लेक्चर इतना ही था। हम लोगों ने कंप्लीट किया है फर्स्ट यूनिट, जो कि यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, द अर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब इसके अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या प्रोसेस होती हैं और उसके बारे में समझेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।